प्रज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञा टीवी पर आजकल फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उनकी कहानियों का पाठ का सिलसिला चल रहा है और उनकी कहानियों में कई कहानियाँ आई। आज मैं एक व्यंग्य लेख लेके आ रहा हूँ और यूँ तो जब लेख भी लिखते थे तो उसमें कहानीपन आ ही जाती थी। मूलतः तो वो कहानीकार थे और उनके कहानी आ जाने के कारण उनका लेख भी कहानी जैसा लगता है। आज मैं एक ऐसा व्यंग्य लेख आपके सामने रख रहा हूँ जिसका शीर्षक है अक्ल और भैंस। जब अखबारों में हरी क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तार पूर्वक प्रकाशित होने लगी तो एक दिन अगम ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला किया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी जिन्हें बटाईदारी पर उठाकर अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिला के सदर शहर में आ बसे थे। चूँकि उनके नाम के साथ उनका उपनाम भी लगा हुआ था इसलिए शहर के लोगों को यह जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी है। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्रिरी करने की पैरवी करवाई तो वकील साहब ने उनके उपनाम युक्त नाम पर ही ऐतराज़ किया। एक ही साथ 2 नाम का रहना गैर कानूनी है और जिनके नाम ही गैर कानूनी हो वह कानूनी कारोबार कैसे कर सकता है। एक सेठ जी के घर बच्चों के पढ़ाने का टप्पस लगाया तो सेठ जी भी उनके नाम और उपनाम से भड़के। पूछा क्यों जी, गाना वाना तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हार कर आखिर एक दिन अगम जी अपने नाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतर कर अलग करना चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए। मानो एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही वो प्रूफ देखते हुए साहित्य सेवा में संलग्न थे। एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्य सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरी क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी हरी सूझने लगी और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बुढ़िया बिस्तर समेत गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार का कारण सही सुना तो उन्हें खुशी हुई। खुशी नहीं, अचरज हुआ। कई निकट संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर वापस भेजना सा, किंतु अगम जी की आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म की गेहूं की वालियां झूमती रहती, शंकर मकई के बूढ़े बूढ़े बाल लहराते रहते और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए किस्म के उन्नत सपने ले आती। आलू की ढेरी, ऊख के अंबार और हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। सो अगम जी पर किसी की सलाह का कोई असर नहीं हुआ और वे उत्साहपूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लगे रहे। खेती करने के लिए सबसे पहले हल बैल और हलवाहे की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी हलवाही करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घरहट, छौनी, छप्पर और कोड़ मकान का कोई लूर नहीं, जो गाड़ी बैल भी हाँक सकता है, ऐसे फुहर आदमी के लिए गांव में हलवाही के सिवा कोई धंधा नहीं। ऐसे लोग किसी भी गांव में अचानक बहुत कम ही मिलते हैं। एकाध हुए भी तो ऐसे लोगों को गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक कर्ज नहीं देकर अनुबंधित कर लेते थे। सो बहुत खोज ढूंढ करने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा। बहुत खुशामद बरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम 1 गिलास गर्म चाय पिलाने की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी सबसे पहले उनके नाम को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा। बिल्लू दास नहीं, बिल्लो मंगल। बिलो मंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे
किंतु मुहूर्त के दिन ही अगम जी ने उन्हें एक गिलास ऑरेंज पिकोर दार्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस तरह दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग में फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर बिरहा बारह मासा गाते तो बिलो मंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा के तेज तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर में फॉल लग गया। अगम जी को यह नहीं मालूम था कि हल का फॉल भी इतना खतरनाक हो सकता है। जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा कर बैठा रहे। खैर शुभचिंतक और संबंधियों से बैल और भैंसा मंगनी करके अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद लाए और बीज बपन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बुवाई हो गई। बुवाई के बाद दोनों अगम और बिलो मंगल इतने प्रसन्न हुए कि रात भर मिलजुल कर डुएट भाव से मिट्टी में सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उसी दिन अगम जी ने अपनी गहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिसमें नई खेती के नए अनुभवों के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि खेती करने में कविता और चित्रकारी करने का आनंद एक ही साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बुआई का आनंद में मग्न रहे। फिर एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभचिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू किया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभचिंतक जी को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु उसके पहले ही शुभचिंतक जी ने सूचना दी कि तुम सोए थे, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक भी दाना बचा भी है क्या या नहीं। अगम जी समझ गए। सुबह सुबह दिलगी करके चाय पीने आया। बोले क्यों, गेहूं के दाने कहाँ चले गए? शुभचिंतक जी बोले अरे जाकर देखो न, हजारों हजार कौवा मैना और दुनिया भर की चिड़िया का झुंड तुम्हारे खेतों में पड़े हैं, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिलगी करने आ गए? अगम जी ने कहा अरे मैं दिलगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूँ। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभचिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना, मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहां जहां प्रूफ की गलतियां थी उन्हें शुद्ध भी कर दिया, समझे। इस किताब को खोलकर कहीं भी अध्याय में किसी भी पंक्ति को खोज कर निकाल दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक। शुभचिंतक जी अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारी इस किताब में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है यह मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर खुद देखते क्यों नहीं कि खेतों में चिड़िया के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हल वाहे रखवाले सूर्योदय के बहुत पहले ही खेतों पर चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़ियों की टोलियां कचर कचर करती हुई खेतों में उतरना चाहती है, किंतु वे पटाखे छोड़कर और फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते। हा हा ए अगम लाल जी। अगम ने गांव के बाहर जाकर देखा, सचमुच अद्भुत व्यापार। जो बात किताब में किसी पृष्ठ पर नहीं वह खेत पर लिखी हुई है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेड़ियों के चोंच चल रहे थे उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। एक ही घंटा में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। अगम जी ने अंतर में पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हा हाय। किंतु उनके हाय का कोई असर नहीं हुआ। हाथ की तालियां से जब पक्षियों के एक पंख भी नहीं फड़के तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत में गिरा तो इधर चढ़ती हुई चिड़िया उड़कर उधर जा बैठी और चुगने लगी। अगम जी दौड़कर उस मेड़ पर गए तो पक्षियों का दल उड़कर दूसरे तरफ बैठ गए। तब तक बिलो मंगल जी की भी सहायता के लिए पहुंच गए थे। अगम को राहत मिली। पटाखे या कनस्टर तो थे नहीं, किंतु दोनों बहुत देर तक इस मेड़ से उस मेड़ पर दौड़ दौड़ कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बांस भर चढ़ आया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छटा और चिड़ियों के पेट भर गए तो वे स्वयं ही उड़कर बांस और पेड़ों की फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन लौटकर अगम जी ने गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर नोट लिखा। बीज की बुआई के बाद ही चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगम जी ने बिलो मंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहाँ से लाएंगे? बिलो मंगल का सवाल था। कनस्तर? तुमको कहीं फूटा कनस्तर भी नहीं मिलेगा।
जवाब मिला, जी हमारी नज़र में तो एक भी फूटा कनस्तर नहीं पड़ा, आपने कहीं देखा हो तो कहिए ले आता हूँ। हाँ, सहुआइन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल सकता है। बीलो मंगल लौट कर 1 रुपया में एक कनस्तर उधार ले आया। कनस्तर को अगम जी को कान के पास पीट कर परीक्षा देते हुए, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद ही बीलो मंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हमसे यह काम नहीं होगा। क्यों? बीलो मंगल सर्वप्रथम कारण बताया कि बात यह है कि बाबू साहब कि हम ठहरे वैष्णव आदमी, भोरे भोरे इतने प्राणी के मुंह का हार छीनने का काम हमसे मत करवाइए। अगम लाल जी को अचरज हुआ, क्या कहता है ये आदमी? झुंझलाए तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? बीलो मंगल ने झुंझला कर कहा, अब तो जाड़े का मौसम है, इस पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले उठना, उसके बाद खेत पर पांव पैदल जाना, अचानक सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश क्या जीव भी शून्य हो जाता है। इस तरह अभी इस कहानी का अंत होता है और देखते हैं कि जब ये हमारे नायक, जो कथा के नायक हैं, वो जब शहर से लौटते हैं, शहर से लौटने के बाद अगम जी और यहाँ बीलो मंगल जी दोनों मिलकर कुछ इस तरह खेती का हरित क्रांति का एक नक्शा बनाते हैं, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा होती है इसको भी देख करके हमारे कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने इन समस्या के, वो छोटी सी समस्या है चिड़िया उड़ाई, अब देखिए उसको, उस पर भी इन्होंने दृष्टिपात किया और एक निबंध या व्यंग लेख या व्यंग कथा का ये लिख डाला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप भी इस कहानी को गुनिए और सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।